नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। लेबनान के दक्षिणी लेबनान की सीमा पर जो इजरायल और हिजबुल्लाह संगठन की लड़ाई रुकते ही, हालांकि पूरी तरह रुकी तो नहीं है, इजरायल की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि 18 घंटे पहले जो 18 घंटे थे उसमें 13 बार इजरायल की तरफ से या तो फायरिंग की गई या उनकी तरफ से रॉकेट्स दागे गए। दूसरी तरफ जहां जो लेबनान का इलाका है और जहां लेबनान के लोग लौट रहे थे, जो विस्थापित हो गए थे लड़ाई के कारण, उनके ऊपर। लेकिन फिलहाल तकनीकी रूप से और उस कुछ व्यवहारिक रूप से भी वहाँ पर लड़ाई रुकी हुई है। लेकिन ये लड़ाई जो रुकी, जैसी कि आशंका थी कि इसके पीछे इजरायल की मंशा किसी शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की नहीं, बल्कि उसकी मंशा कुछ और थी जो उस समय जाहिर नहीं हुआ। और अब लड़ाई रुकने के ठीक कुछ घंटों बाद, 24 घंटों के बाद, ये देखने को आया कि इजरायल ने अमेरिका की मदद से, जिसमें टर्की भी उसका साथ दे रहा है, उन्होंने एक नया मोर्चा खोल दिया। वो मोर्चा सीरिया में। सीरिया के इस नए मोर्चे पर, जो एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट शहर है एलेपो, वहाँ पर इस्लामिक जो उग्रवादी संगठन है, चरमपंथी संगठन है, जिन्होंने 2012 में पहली बार लड़ाई छेड़ी थी, वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने के लिए, जो उस समय एक अरब स्प्रिंग का दौर आया था और उसमें जगह जगह एक, कहीं पर तो नेचुरल रूप से मूवमेंट हुआ और कहीं पर उस मौके का फ़ायदा उठाकर विरोधी ताकतों ने, जो उनके खिलाफ सरकारें थीं, उसे कमज़ोर करने का और उन्हें हटाने का मौका बनाया था। तो उसी सिलसिले में सीरिया भी उसकी चपेट में आया था। सीरिया के राष्ट्रपति असद जो हैं, वो एक आज़ाद मिजाज के लीडर माने जाते हैं। वो जो उस इलाके में अमेरिका का वर्चस्व रहा है, उसमें वो फिट नहीं बैठते रहे हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वो फ़िलिस्तीन के अधिकारों के, फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों के, फ़िलिस्तीनियों का अपना देश बनाने के अधिकार के बहुत ही ज़बरदस्त समर्थक हैं। ये सारी वो वजह थी कि उनके खिलाफ भी उस समय उनको हटाने का भी मोर्चा खोला गया, सशस्त्र ढंग से, हथियारबंद ढंग से, जिसमें कि इस्लामिक चरमपंथियों को मोहरा बनाया गया और उनके जरिए प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं, कि पीछे से छुपकर किसी को आगे करके युद्ध करना, उस स्ट्रेटजी के तहत उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ी गई थी। अल नसरा नाम का एक संगठन बनाया गया था और कुछ कुर्द समूह हैं, कुर्द समुदाय के जो समूह हैं, उनको तब पश्चिमी देश, खासकर वैसे तो नेटो के सभी देशों की तरफ से, लेकिन मुख्य रूप से अमेरिका की तरफ से काफ़ी मदद दी गई थी। और इजरायल भी इसमें ने भी भूमिका निभाई थी, क्योंकि वो एक सीरिया में ऐसे शासन को ख़त्म करना चाहता था जो फ़िलिस्तीनियों को समर्थन देता है। जो बशर असद का जो परिवार है, बशर अल असद का, जिसका कि सीरिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये लोग सत्ता में आए थे, ये एक इस्लाम के अलावी समुदाय से आते हैं, जिस समुदाय को शिया के ज़्यादा करीब माना जाता है, और इस लिहाज से वहाँ ईरान का भी प्रभाव रहा है। तो अगर बशर अल असद की सत्ता ख़त्म कर दी जाए या उनको कमज़ोर कर दिया जाए, तो समझ यह रही है जो पश्चिमी देश हैं उनकी और इजरायल की, कि उसके प्रभाव से ईरान भी कमज़ोर होगा उस इलाके में, उसका जो असर है, और फ़िलिस्तीनियों के लिए भी समर्थन का रास्ता रुक जाएगा, क्योंकि उस इलाके के जो ज़्यादातर देश हैं, वहाँ पर जिनके शासक जो हैं वो समझौतावादी रुख रखते हैं, जिनमें सऊदी अरब भी रहा है, जॉर्डन रहा है,
मिस्र में भी मिस्र की पहले की भूमिका अलग थी, लेकिन बाद में जब वहाँ पर जो कैंप डेविड समझौता हुआ 1978 में, उसके बाद वहाँ के जो सैनिक शासक रहे हैं, पहले अनवर सादात फिर होस्नी मुबारक, बीच में थोड़े समय के लिए वहाँ लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में आई थी मोहम्मद मोरसी की, लेकिन उसके बाद सेना ने उनका तख्ता पलट दिया और अब जो अब्दुल अल सीसी की सरकार है, ये सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अमेरिकी स्ट्रेटजी का पार्ट रहे हैं। और ये लोग कभी भी फिलिस्तीनियों की मदद नहीं करते, मदद का सिर्फ एक जुबानी ड्रामा करते रहे हैं, क्योंकि उनकी जनता में फ़िलिस्तीन के लिए काफ़ी समर्थन है। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की रही है। कहा तो ये जाता है कि वो इस्लाम धर्म के अपने को रक्षक के रूप में पेश करते हैं। ये कहा, जब टर्की में उनके सत्ता में आने के बाद कहा जाता है कि उसका इस्लामीकरण हुआ है, जो पहले का सेकुलर जो ट्रेडिशन था उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन जो एर्दोगान का शासन है वो एक बहुत ही दो मुँहे या तीन मुँहे या चार मुँहे ढंग से चलता है। वो अपने देश में कुछ करते हैं, बाहर में वो एक साथ वो ये भी दिखाते हैं कि वो फ़िलिस्तीनियों के रक्षक हैं, वो यह भी दिखाते हैं कि वो ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन वो इस पूरे दौर में भी, जो पिछले 7 अक्टूबर के बाद का दौर है, उन्होंने इजराइल को तमाम तरह की व्यापारिक और सैनिक मदद भी जारी रखी है। इसके अलावा अमेरिका के साथ भी उनके प्रत्यक्ष और परोक्ष संबंध कभी मजबूत होते हैं, कभी कमज़ोर होते हैं। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना जरूरी है जब हम सीरिया में जो नया मोर्चा खुला है और पिछले 2 दिन से वहाँ लड़ाई बहुत तेज हो गई है, उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर समझना हो तो ये जो पृष्ठभूमि हमने रखी, इसे ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। अरब देशों के लिहाज से, जो फ़िलिस्तीनियों के लिहाज से या ईरान के नज़रिए से देखें तो ये कहा जाएगा कि उसने बहुत ही संदिग्ध और एक तरह का आप यह भी कह सकते हैं कि विश्वासघात करने वाली भूमिका निभाई है। उसने इसी मौके पर, जब यहाँ पर युद्ध विराम हुआ, उसने अपने, चूँकि उसका डायरेक्ट संबंध है वहाँ के जो कई समूहों के साथ, तो उनको उसने तैयार कर रखा था और उसको ग्रीन सिग्नल दिया कि वो असद सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दें। चूँकि असद की जो सरकार है वो इसके लिए शायद सतर्क नहीं थी, या पिछले दिनों से, पिछले 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने और अमेरिका ने भी लगातार वहाँ पर हमले किए हैं, उससे उनकी सैनिक क्षमता कुछ कमज़ोर हो गई है। जो भी ये वजह हो, वो ये जो चरमपंथी समूहों ने हमला किया तो वो बिल्कुल सतर्क नहीं पाए गए और इन्होंने प्रारंभिक सफलता बहुत बड़ी हासिल की। जब स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट एलेप्पो शहर पर ऐसी खबरें आई कि इन जो बागी चरमपंथी समूह हैं, इन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब ये बात, एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जब 2012 के बाद वहाँ पर सिविल वॉर छिड़ा था और इस तरह के समूह आगे बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति असद की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तब रूस ने वहाँ दखल दिया था, क्योंकि राष्ट्रपति असद के रूस के साथ परंपरागत रूप से मजबूत संबंध रहे हैं। रूस ने अपनी सेना भेजी थी और दरअसल शीत युद्ध खत्म होने के बाद ये पहला मौका था जब रूस में और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों की रणनीति के खिलाफ, उनकी इच्छा के खिलाफ, वो जो चाहते थे उसके खिलाफ सीधे सीधे सैनिक हस्तक्षेप किया, जो बहुत ही डिसाइसिव साबित हुआ। जब रूस की मदद वहाँ पहुँची तो उसके बाद ये जो लड़ाकू समूह थे, इनको कंट्रोल कर लिया गया, इनके कब्जे से बहुत बड़े हिस्से को छुड़ा लिया गया। हालांकि फिर भी उनके कब्जे में लगभग 1/4 या उससे कुछ कम हिस्सा बना रहा, जो आज तक बना हुआ है। उसमें इदलिब नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर भी है। तो और तब से रूस की सेना वहाँ मौजूद रही है। अब जबकि ये हमला हुआ तो रूस ने भी पहले इंतज़ार किया कुछ घंटों तक, लेकिन कल रात से ये खबरें आने लगी कि रूस ने अब वहाँ पर सैनिक सक्रियता दिखाने का फैसला किया है। और आज सुबह से खबरें आ रही हैं कि रूस की वायुसेना ने
एलेप्पो और उसके आसपास जहाँ पर जो वो चरमपंथी समूह बढ़ के आए थे, वहाँ ज़बरदस्त बमबारी की है। और ये बमबारी की पुष्टि इससे भी आती है कि वो चरमपंथी समूह जिन्हें पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देशों का समर्थन रहा है, तो उनके माध्यम से ये सब खबरें आने लगी हैं कि रूस ने वहाँ युद्ध अपराध किए हैं, उसने आम नागरिकों के ऊपर बम गिराए हैं। अब ये तो युद्ध अपराध का मामला ये है कि जब इजराइल ये करता है तो उन देशों को कोई चिंता होती नहीं है, लेकिन खैर यहाँ एक लड़ाई है जिसमें रूस ने वो दखल दिया है। हालांकि ये रूस के लिए भी बहुत अनुकूल समय नहीं है। रूस को यूक्रेन के मोर्चे में रूस उलझा हुआ है। उसके आसपास के देशों में नेटो की तरफ से लगातार अशांति पैदा करने की कोशिश की गई है। हम लोगों ने अभी मालदोवा में देखा, जॉर्जिया में लगातार वहाँ की चूँकि आज की सरकार रूस के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, तो जैसा कि यूक्रेन में 2014 में हुआ था, उस सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें वहाँ पर विरोधी समूहों के जरिए की जा रही है। तो जिस समय ये हालात हैं उस समय रूस के लिए भी बहुत अनुकूल स्थिति नहीं है कि वो अपनी सेना की बहुत ज़्यादा ताकत ले जा कर के सीरिया में लगा सके। लेकिन फिर भी चूँकि वहाँ उसकी पहले से सेना है, तो वो सेना ने वहाँ दखल दिया है। अब ये देखने की बात होगी कि क्या रूस एलेप्पो और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ इतना निर्णायक वो हस्तक्षेप ये जो साबित होता है जो उसने किया है, जो बागियों को पीछे धकेल कर और जो उन्होंने शुरुआती बढ़त पाई थी उसके असर को वो निष्प्रभावी कर दे और ऐसा लगे कि जो एक चुनौती राष्ट्रपति बशर अल असद के सामने आई है, उसमें वो चुनौती फ़िलहाल घट गई है। लेकिन अब तो यह साफ़ हो गया है कि अगर सीरिया ने वहाँ पर जो एक ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें कि उसके जो इलाकों पर पहले से वो चरमपंथी समूह बैठे हुए हैं उनसे मुक्त नहीं कराया, तो ये समस्या उसके लिए बनी रहेगी सीरिया की सरकार के लिए कि ये लोग कभी भी जब उन्हें कमज़ोर पाएँ, ऐसा मौका देखें कि वो कमज़ोर हैं, तो वो हमला बोल सकते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि वो समूह जिन्हें इस्लामिस्ट माना जाता है, जिन्हें चरमपंथी माना जाता है और आतंकवादी अल-कायदा जैसे समूह और ISIS जैसे समूहों का भी समर्थन उनको रहा है, तो और उन समूहों के पीछे इजराइल, पश्चिमी देशों का, खासकर अमेरिका का एक साझा उनको मदद रही है और उसमें टर्की भी उनके साथ रहा है। तो ये जो एक साझा ताकत बनती है, बहुत मजबूत ताकत बन जाती है। गौर तलब यह है कि अगर ये ताकत सफल हुई तो यह हिजबुल्लाह और फ़िलिस्तीन में जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, उसके लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी करेगी, क्योंकि अभी जो भी इनको मदद मिलती है या जो भी ये हथियार वगैरह इनको जिन देशों से मिलते हैं, वो सबका रास्ता सीरिया से होकर जाता है। बाकी कहीं भी उस पूरे भूगोल में देखा जाए तो कोई, जैसे जॉर्डन है, हमने जिन देशों का अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, वो कोई भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो इसीलिए सीरिया की सरकार को हटाना पश्चिमी देशों का, इजराइल का एक मकसद बना रहा है। और अभी चूँकि ये लेबनान से लड़ाई रुकी या हिजबुल्लाह से रुकी, तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर इजराइल ने अपनी ताकत को उधर डाइवर्ट करने की स्थिति में है। तो इन सभी वजहों से वहाँ के बागियों ने एक हमला कर दिया, एक नया मोर्चा खोल दिया, एक ऐसा मोर्चा जिसमें ईरान से लेकर रूस तक का उलझाव है। अगर राष्ट्रपति बशर अल असद कमज़ोर होते हैं तो उसका असर इन दोनों देशों के ऊपर भी पड़ेगा और उसका असर इस लिहाज से पूरी पश्चिम एशिया में जो शक्ति संतुलन है उस पर पड़ेगा। और यहाँ तक कि अगर रूस के ये वहाँ दिखाया जा सका कि रूस को परास्त कर दिया गया है, उसका दखल बेअसर हुआ, तो उसका यह जो मनोवैज्ञानिक असर होगा, जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा, वो
उसका इफेक्ट हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, जो रूस के आसपास घेराबंदी चल रही है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही रणनीतिक स्ट्रेटेजिक मोर्चे पर एक नई लड़ाई शुरू की गई है। अब अभी वहाँ पर स्थितियाँ वहाँ की बहुत साफ नहीं हैं। वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो अलग अलग ढंग की आ रही हैं। किसी में बताया जाता है कि राष्ट्रपति असद की सेनाओं को रूस की सहायता से आज से सफलता मिलनी शुरू हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं वो खबरें वो इनके राष्ट्रपति असद के लिए बहुत अच्छी नहीं हैं। उससे लगता है कि एलेपो शहर पर बागियों का कब्जा हो सकता है। ये हो गया तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होगी इस क्षेत्र के लिए, सिर्फ सीरिया के लिए नहीं, इस पूरे क्षेत्र के लिए, यहाँ तक कि रूस के लिए। और उस आज का जो शक्ति संतुलन है, जो रणनीतिक स्थिति है, जो उन सब के लिए। तो आज बस इतना ही। हम फिर आपके पास आएंगे। आज के अपडेट में साथ रहने के लिए धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार।